हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इथेरियम ब्लॉकचेन में एक बहुत बड़ी अपडेट होने जा रही है जिसको इथेरियम मर्ज भी कहा जाता है। एक्सपेक्टेड डेट है मिडल ऑफ सितंबर 2022। अब इस इवेंट की वजह से क्या इथेरियम की प्राइस पंप हो सकती है? समटाइम ऐसा भी होता है कि जब इवेंट की डेट पास आती है तो प्राइसेस डंप हो जाती हैं। तो कंप्लीट प्रॉफिट गेम प्लान क्या है, इसके मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, प्रॉफिट कैसे कमाना है, इसके रिलेटेड भी बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में समझाना चाहूँगा कि इथेरियम मर्ज ये जो अपडेट है, टेक्निकल डेवलपमेंट होने जा रही है ERC20 ब्लॉकचेन में, ये है क्या है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि फ़र्ज़ करें कि आप सुबह सवेरे उठें, आप जॉब के लिए लेट हो रहे हैं, आप किचन में जाते हैं, नाश्ता करना है आपने, आप रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो ओपन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी ब्रेड एंड मिल्क नहीं है, राइट। इम्पोर्टेंट आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है तो ज़ाहिर है उसके लिए पेट का भरा होना लाजमी है। तो आप जल्दी से बाहर निकलते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं ताकि आप ब्रेकफास्ट बाई कर सकें। तो आपको पता चलता है कि जी मेरा जो वैलेट है वो घर पे मैं भूल आया हूँ। अब आप वापस अगर घर जाते हैं तो 10 से 15 मिनट आप लेट हो जाएंगे, मजबूरी बन गई है। और शॉप के बाहर बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है उधार एक जंग है इसलिए बंद है, ठीक है। आप जैसे ही शॉप के बाहर आने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बोर्ड नज़र आता है कि हम क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आप खुश हो जाते हैं, मोबाइल जो है वो निकालते हैं अपनी पॉकेट से। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, फ़र्ज़ करें बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है। सेकंड, इथेरियम के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है। थर्ड, कोई भी ABC टोकन हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं लेट तो पहले ही हो रहा हूँ, अगर मैं BTC के थ्रू ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप सोचते हैं अगर मैं इथेरियम के थ्रू करता हूँ तो मुझे ईज़िली 7 to 10 मिनट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, वेट करना पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन, कोई भी कॉइन हो सकता है, उसका आपको लगेगा ये तो विद इन सेकंड्स के अंदर अंदर इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो वाई नॉट, आपके पास लकली ये कॉइन भी है, काफ़ी फेमस क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। आप डिसाइड करते हैं कि जी मैं ABC के थ्रू पेमेंट करूंगा क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइम भी कम है और इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इथेरियम एंड BTC। अब नुकसान किसका हुआ? क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इथेरियम को, नुकसान हुआ इथेरियम को। अब अगर आगे हम चले जाते हैं, 4-5 साल आगे चले जाते हैं, 2030 में चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है मेजर क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि आजकल भी हो रही है। अगर आप कनाडा, फ्रांस, UK चले जाएं, USA में चले जाएं तो आप जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपनी ग्रोसरी भी बाई कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बाई की है, काफ़ी ये अमेजिंग जो है वो एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स वाले भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हैं। ABC आपने सिलेक्ट कर लिया। जो प्रॉब्लम हुई वो हुई इथेरियम को, क्योंकि इथेरियम के थ्रू आपने पेमेंट नहीं की है, इथेरियम को क्रिएट करने का पर्पज़ भी ख़त्म हो गया। हाँ, इसके ऊपर नो डाउट हम उसके ऊपर बात नहीं करें कि इसके ऊपर डैप्स भी बन सकती हैं, इसके ऊपर अदर टोकन्स भी बिल्ड होते हैं, लेकिन एज ए पेमेंट मेथड हम देखेंगे तो हम करेंगे सिलेक्ट ABC को। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब इस जो मिसाल को आपने जहन में रखना है और आपने ये जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन पे आपने फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1 के जब भी आपने किसी कॉइन को या ब्लॉकचेन को स्टडी करना है ना, तो 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 पे होनी चाहिए कि स्केलेबल होनी चाहिए। नंबर 3 पे सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है, जिसको सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज भी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। सिक्योर भी है, सिक्योरिटी का कभी भी कोई इशू नहीं आया कि जी ERC20 जो ब्लॉकचेन है वो हैक हो गई, इतने टोकन ज़ाया हो गए, कभी भी नहीं सुनने को मिला। दरमियान में स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है, और ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने $10 पे करने हैं मिल के लिए और आप $50 ट्रांजैक्शन फ़ीस दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक्चुअली जो इथेरियम इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग इथेरियम है मर्ज से पहले, उसके अंदर स्केलेबिलिटी का इशू है। ट्रांजैक्शन देर से होती है,
ठीक है। और जो अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर हम पास में पीछे चले जाएं तो ज़ाहिर सी बात है कि और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस हुआ करती थी, आजकल में थोड़ी सी कम हुई भी है। अब स्केलेबिलिटी का इशू है, इसलिए आप जो ग्रोसरी बाई कर रहे हैं उसके लिए आपने इथेरियम को सिलेक्ट नहीं किया था। अब इथेरियम मर्ज का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इसको स्केलेबल बनाना है इथेरियम को, ERC जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन, इसको स्केलेबल बनाना है, राइट। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि जो करंट मेकनिज़म है उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मैं बहुत ही आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इथेरियम आज विद इन सेकंड्स में अभी समझ आ जाएगा। उसके लिए अभी जो करंट मेकनिज़म है ना, जिससे ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब कि पेमेंट आपके मोबाइल से निकल के ग्रोसरी शॉप वाले के मोबाइल पर जानी है, उसके लिए इथेरियम जो यूज़ कर रहा है ना, वो यूज़ कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। और सेकंड जो है होता है ऑप्शन प्रूफ ऑफ स्टेक। इसके अलावा और भी होता है, जैसे आयोटा का एक थर्ड टाइप का है, आप वो मुझे कंफर्म करके बता सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है आपकी, आप पता चलेगा कि मुझे कि आपकी रिसर्च कितनी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के हम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही बात करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क में एक कॉम्प्लेक्स मैथ होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है ना, मैथ, ठीक है, वो इस कम्प्लेक्स जो जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसमें एनर्जी कंजप्शन भी होती है, ठीक है, बहुत हाई फाई आपको कंप्यूटर चाहिए और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया होती है। और इसके अलावा इनके जो भी हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, अगर आपने माइन करना है प्रूफ ऑफ वर्क में, जो कि आजकल में हो रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आम बंदा नहीं कर सकता है। तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो एग्जिस्टिंग है प्रूफ ऑफ वर्क पे, इसने जाना है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ स्टेक में कुछ इथेरियम आपको स्टेक करने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पहले तो 32 था, अभी मुझे पता नहीं है। जिसके पास इथेरियम है 32, वो जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क की तरह ही ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, नोड्स एक दूसरे को वेरीफाई करके आगे भेजेंगे तो आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेंगे ईथर, ठीक है, आपको मिलते हैं ईथर। तो अब इसने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाना है। यहाँ पे मशीन्स का काम नहीं है, सिंपली आपने स्टेकिंग करनी है पूल्स के अंदर जाके, और जो है वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें तो जिसके पास जितना हाई फाई कंप्यूटर था उतना ही ज़्यादा उसको रिवॉर्ड मिलता था। अब यहाँ पे जिसके पास जितने ज़्यादा इथेरियम स्टेक होंगे उतना ही ज़्यादा उसको मिलेगा। अब ये ब्लॉकचेन का जो मर्ज होना है इसको बोलते हैं मर्ज, ठीक है। तो ये इसने यहाँ से यहाँ पे होना है, ब्लॉकचेन ने प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट होना है, तो इसको बोलते हैं इथेरियम मर्ज। सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, आगे बढ़ें। अब प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इथेरियम मर्ज का, तो ये हो गया इथेरियम मर्ज। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको और भी बातें बताना चाहूँगा कि देखें कि जब कोई भी इवेंट आता है, सही, तो उसकी जो डेट है, जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है 15 से 20 सितंबर, राइट। जो न्यू होते हैं ना इन्वेस्टर्स, वो मोस्टली क्या गलती करते हैं कि जी हम 15 से 20 के दरमियान में ही, या 20 को डेट आ रही है, इवेंट डेट फ़र्ज़ करें 20 है, तो हम यहाँ पे ही आके इसको सेल करेंगे। तो प्राइस पहले बहुत ज़्यादा पंप हुई होती है, 70% पंप, लेकिन इवेंट के पास जाके वो डिक्रीज़ हो के सिर्फ 20% रह जाती है, या समटाइम -10% भी हो जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है। आज क्या डेट है, हम चल रहे हैं अगस्त में, अगस्त से लेके सितंबर एक मंथ है, एक मंथ के दरमियान में जब भी प्राइस ने पंप होना है आपने टाटा बाय बाय बोल देना है। मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूँ कि इथेरियम USDT के जो लेवल्स हैं उसके रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। प्रूफ ऑफ स्टेक में देखें जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्केलेबिलिटी होनी है ना, स्केलेबिलिटी का इशू सॉल्व होना है, स्पीड फास्ट हो जाएगी, राइट। और इसके अलावा जितनी फ़ीस स्पीड फास्ट हो जाएगी, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हैं, फ़ीस देते हैं, जिसको गैस फीस भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी लो हो जाएगी। तो इसकी वजह से अगर आप मिल्क बाई करने जा रहे हैं
तो आप डेफिनेटली इथेरियम को प्रीफर करेंगे क्योंकि वो वर्ल्ड की इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, सिक्योर भी है और इसके अलावा डिसेंट्रलाइज भी है और फ्यूचर में ये स्केलेबल भी होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पॉइंट ऐड करूँगा। अभी मैं करता हूँ कि इसकी जो करंट प्राइस है वो कितनी है। करंट प्राइस इसकी बनती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। प्राइस एक्शंस के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फंडामेंटल्स। अभी जो इथेरियम की करंट प्राइस है वो है जी अप्रॉक्सीमेट 1870 USD। आपको पता है कि ये एनी टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। मैंने आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी SIP लेवल्स। ठीक है, वो मैंने SIP लेवल्स निकाले थे 2025 से लेके 2030 तक के लिए इथेरियम के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी देखें। उससे अगर दूसरे बंदों को 20x प्रॉफिट होना है तो आप 30x प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, x प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इथेरियम का, उस वीडियो में बताया था, अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश पॉइंट था 1700 में, इस राउंड फिगर में ही बात करूँगा। मैंने कहा था यहाँ से ऊपर जाती है तो प्राइस जो है वो सडनली पंप हो सकती है। अगर आपने वहाँ पे एंट्री ली होती तो अब यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट है। अभी दोबारा एंट्री करने के लिए, दोबारा प्रॉफिट लेने के लिए तो अप्रोक्सीमेट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आप इसको फर्स्ट जो बाइंग होगी आप वो बाई कर सकते हैं तकरीबन 750 के राउंड अबाउट। ठीक है, इससे नीचे अगर जाती है तो फिर वो प्राइस डाउन होगी $1500 पे जाके। ये आपके 2 सेकंड बाइंग पॉइंट्स होंगे, राइट। ये भी 1500 मैंने इसलिए बोला है कि जस्ट इन केस देखें, जो इथेरियम है ना वो जो बिटकॉइन का चार्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। बिटकॉइन नीचे जाता है तो इथेरियम भी नीचे आ जाता है, BTC ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, BTC स्टेबल होता है फिर भी इथेरियम ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन जब BTC नीचे आता है तो इथेरियम भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो ये तो बाइंग रेंज है। अगर आपने 1750 पे किया तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि BTC फ़िलहाल के लिए स्टेबल लग रहा है। प्रॉफिट टारगेट मुझे नहीं लग रहा कि जो है वो इथेरियम जो है उसकी जो प्राइस है इस इवेंट की वजह से ये 2200 के ऊपर जाएगी। ये रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट हो सकते हैं। प्राइसेस डंप भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इवेंट अच्छा है तो प्राइस पंप ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डंप भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है इथेरियम $2200 तक जा सकता है और आपकी बाइंग रेंज यहाँ पे होनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, $50 का डिफरेंस रख लेते हैं। 2150 से लेके $2200 के बिटवीन में आप इसको सेल कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 15 सितंबर को या 20 सितंबर को ये होना है तो आप इसको 15 सितंबर से पहले सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 10 सितंबर को प्राइस पंप हो जाती है तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना है, सेल कर देना है। ठीक है, प्राइस पंप होने के बाद अगर ये 30 अगस्त को पंप हो जाता है, 30 अगस्त को पंप हो जाता है, सेल कर दें, प्रॉफिट ले लें। ये रियलिस्टिक गेम प्लान था। मैंने आपको बहुत आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है कि इथेरियम मर्ज क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, स्केलेबिलिटी का इशू सॉल्व होगा, प्राइस कितना पंप हो सकती है, बाइंग रेंज कौन सी है। एंड पे मैं आपसे यही कहूँगा, आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस इवन प्रॉफिट। डू योर ओन रिसर्च और अपनी रिसर्च करने के बाद ही इथेरियम कॉइन में या किसी भी टोकन पे जो कि क्रिप्टो नोट्स पे बताया जाता है उसके अंदर आप एंट्री करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।